नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही खास जानकारियां लेकर आते हैं अलग अलग सेगमेंट के माध्यम से। आज इस कार्यक्रम में जहां खेती किसानी में हम आपको बताएंगे अरहर की एक नई किस्म के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में बात होगी गिर गाय पालन के बारे में। और कामयाब किसान में हम आपको मिलवाएंगे जीरो बजट खेती करने वाले एक सफल किसान से। आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। पूसा संस्थान ने 125 दिन में तैयार होने वाली अरहर की एक नई किस्म इजाद की है। कम समय में तैयार होने के अलावा इस किस्म की और क्या कुछ खूबियां हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अरहर एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो प्रोटीन का स्रोत भी है। ये फसल उष्ण और उप उष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण दाल है और अकेले या अनाजों के साथ लगाई जा सकती है। हमारे देश में खासतौर पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती की जाती है। वैसे तो अरहर की फसल को तैयार होने में काफी समय लगता है, लेकिन नए अनुसंधानों और संशोधन से अब ऐसी किस्में इजाद की गई हैं जिन्हें तैयार होने में समय भी कम लगता है और भरपूर उत्पादन भी मिलता है। आज हम ऐसे ही एक किस्म के बारे में जानकारी लेंगे हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी से। आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं वो अरहर का बीज उत्पादक प्रक्षेत्र है, जिसमें कि हम अपनी जो संस्थान द्वारा विकसित प्रजाति है पूसा अरहर 16, जो कि शीघ्र पकने वाली किस्मों में अग्रणी है। और इस प्रजाति की विशेषता ये है कि ये लगभग 125 से 135 दिन में पक जाती है। और इसकी पैदावार, अगर हम पैदावार की बात करें तो इसकी पैदावार लगभग 2 टन से ज़्यादा, यानी कि 20 कुंटल से ज़्यादा प्रति हेक्टेयर पैदावार आती है। आप जैसा कि पीछे देख रहे हैं, फसल को एक रूपता है फसल में, और फलियों का बहुत बढ़िया आई हुई हैं, और इसके दानों का रंग भी बहुत अच्छा है, जो कि किसान और जो उपभोक्ता है दालों को वो बहुत बढ़िया पसंद करता है, और इसकी दाल भी बहुत अच्छी होती है। इस किस्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है। आप सभी को पता है कि पहले जो अरहर थी वो बहुवर्षीय थी, और उसके बाद उसमें शोध करते करते 285 दिन, 160 दिन और अब 135 दिन और 125 दिन की हम बात कर रहे हैं कि आई है। तो अगर हम बात करें प्रतिदिन उत्पादकता की, तो उस हिसाब से भी ये एक तरीके से कल्पतरु का वृक्ष है। कल्पतरु मैं इसलिए कहूँगा कि इसका एक एक अंग जो है वो उपयोगी है। अगर हम बात करें मनुष्य के स्वास्थ्य की, तो ये प्रोटीन से भरपूर है। तो हमारे शरीर को ये प्रोटीन खूब प्रचुर मात्रा में देती है। 21 से 24% तक प्रोटीन इसमें होती है। और आपको सभी को ज्ञात ही होगा कि शरीर में जो रिपेयर चलती है, जो नसों का तुड़ाव जुड़ाव होता है, उसमें प्रोटीन एक अपना अहम रोल निभाती है। तो उससे ये भरपूर है। और अगर हम बात करें सॉइल की स्वास्थ्य की, मृदा स्वास्थ्य की, तो उसके लिए भी ये वरदान है। इसमें दलहनी फसलों में कुदरत ने कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैं कि जो इनके जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरिया राइजोबियम जो है वो फिक्स हो जाता है, और वो एजोटोबैक्टर के नाम से, तो वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को इसमें खींच लेता है। और जब इसके जो पत्तियों का गिरना और जो अवशेष, फसल अवशेष होते हैं, वो भी भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। ये हमने इसको जून के प्रथम सप्ताह में अगर इसकी बुवाई कर दी जाए तो इसकी फसल की ऐसी ही अवस्था होती है, और ये अक्टूबर के 15-20 अक्टूबर तक ये कट जाती है। अरहर की फसल में कई तरह के कीट आक्रमण करते हैं, जिससे फसल उत्पादन पर सीधे असर पड़ता है। यदि सही समय पर इन कीटों का नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसीलिए किसानों को चाहिए कि समय रहते सही कदम उठाएं। अरहर की इस नई किस्म से किसान कम समय में फसल उत्पादन ले सकते हैं, साथ ही खेत में अन्य फसलें उगाकर अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें मुख्यतः जिसको हम धब्बेदार फली छेदक मरुका विट्राटा कहते हैं, दूसरा है ब्लिस्टर बिटल,
और जो आजकल ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2 कीड़े ऐसे हैं जो कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है और एक है पॉड बग। ये 4 तरह के मुख्य कीट है इसके अलावा भी बाकी कीट है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं पाए जाते। तो इनका जो प्रकोप है वो शुरू होता है जब ये जो फसल है जब वो कली में आती है, कली और फूल बनना शुरू होता है, तब ये मरुका हिट्राटा जो है धब्बेदार फली छेदक, ये आप इसकी मादा अंडे देती है ये कलियों के ऊपर और फूल के ऊपर, और फिर इसके जो लार्वा होते हैं जिसको हम सुंडी कहते हैं, वो इसके फूल का जाला बनाकर उसमें खाते हैं। उससे फिर बहुत नुकसान होता है। और जो दूसरा कीट है जो ब्लिस्टर बीटल जो मैंने बताया, तो इसका जो अडल्ट होता है वो जो फूल के ऊपर खाता है। और मुख्यतः ये आप अगर देखना चाहेंगे तो शाम को अगर आप देखेंगे तो वो अगर वो ज़्यादा है कि नहीं, वो शाम को ज़्यादा आता है, इसलिए पता चलेगा अगर आप शाम को इसको देखते हैं। तो इन कीटों का जो मैनेजमेंट है इसको कम करने के लिए आपको ध्यान देना होगा जब आपका फसल जब आपकी कली में और फूल शुरू होने की अवस्था में आती है, तब आपको पहला स्प्रे डेल्टामेथ्रिन जैसे कीटनाशक का करना चाहिए, जो 1 ml प्रति लीटर हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद 15 दिन के अवकाश में एक क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का एक स्प्रे जिसका 3 ml 10 लीटर पानी में इस्तेमाल होता है। और उसके बाद 15 दिन के अंतराल में इमामेक्टिन बेंजोएट का उसका भी 3 से 4 ग्राम पर 10 लीटर पानी में घोलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन कीटों का प्रकोप कम करने के लिए हर 15 दिन में कम से कम 3 से 4 स्प्रे लेना ज़रूरी है, ताकि हम फसल को बचा सकें। तो देखा आपने अरहर की ये नई किस्म कितनी खूबियों वाली है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं गिर गाय पालन के बारे में। इसके साथ ही आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे पशुपालक से जिन्होंने गिर गाय पालन से अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। आइए मिलते हैं इनसे। गाय पालन के लिए जब उच्च नस्ल की बात होती है तो गिर गाय का नाम जरूर लिया जाता है। आर्द्र शुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक उत्पादन के लिए पशुपालकों की ये पहली पसंद है। इस गाय का दूध से लेकर घी और गौमूत्र तक ऊंचे दाम पर जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गिर गाय पालन हर ओर से मुनाफे का सौदा है। इसके साथ ही इस गाय की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस वजह से पशुधन हानि की आशंका कम हो जाती है। इन सारी खूबियों के कारण ही दिल्ली के मुंडका इलाके में रहने वाले सुरेंद्र कुमार जितानी जी पिछले 12 साल से गिर गाय का पालन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि शुरुआत में
वे भी विदेशी नस्ल की गाय पाला करते थे, लेकिन एक वाक्य ने उन्हें देसी गाय पालन की तरफ मोड़ दिया। काफी रिसर्च करने के बाद उन्होंने गिर गाय को चुना और गुजरात से करीब 20 गायें मंगवाईं और उनके बड़े बाड़े में गिर का आंकड़ा 20 से करीब 100 तक पहुंच चुका है। वैसे तो गौपालन हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन देसी गाय का गौपालन हम लोगों ने करीबन 12 साल हो गए। ये सारी की सारी गुजरात की गिर गायें हैं। पहले हमारे पास ये जर्सी गायें थी, हमको पता नहीं था। हमारी सोसाइटी में एक लेडी आई, उन्होंने पूछा गाय का दूध मिल जाएगा? मिल जाएगा। सवाल किया उन्होंने कि देसी गाय तो नहीं, जर्सी है। तो दूध लेके नहीं गई, बोले मेरे को दवाई के लिए चाहिए। इसका मतलब हम लोगों ने ये लगाया कि जो देसी गाय का दूध है वो मेडिसिनल वैल्यू बहुत तगड़ी है उसमें। तो हम लोगों ने पता लगा करके गुजरात मेरा लड़का गया और वहाँ से गायें जो है लेकर के आया। एक बार में नहीं आई, सारी गायें 2 बार में आई और उसके बाद क्रमांतर गायों के बच्चे भी होते रहे। गायों की संख्या हमारी इतनी ज़्यादा हो गई कि तकरीबन 20 गायें हम लोग लेके आए थे। ये जो गायें हैं, इसका जब स्टडी करने से हम लोगों को पता चला कि ब्राज़ील की जितनी इकोनॉमी है वो सारी की सारी इन गायों के ऊपर ही, गिर गाय के ऊपर ही बेस्ड है। और वहाँ उन्होंने इसके ऊपर साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना रिसर्च किया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। वहाँ की गायें 40 लीटर 50 लीटर दूध देती है एक गाय। तो उसी सबको ज्ञान होने के बाद हमने भी अपना नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम है वो हम लोगों ने शुरू किया और बहुत हद तक हम लोग उसमें सक्सेसफुल भी है। आज हमारे यहाँ जो गायें हैं, ये जब स्टार्टिंग में बच्चा होता है तो 15 से 20 लीटर दूध भी देने वाली गायें हमारे पास हो गई है। क्रमांतर में धीरे धीरे कमती हो जाए अलग बात है, शुरुआत में लेकिन 20 लीटर तक की गायें हमारे यहाँ दूध देती है। जो HF गायें थी उनका दूध पीने को हम लोग दूध बोल के पीते थे, कोई मज़ा नहीं आता था। लेकिन जब से इन गिर गायों का, देसी गायों का दूध हम लोगों ने शुरू किया है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बोलिए, मेडिसिनल वैल्यू की तरफ से बोलिए, हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रख रखाव में देखिए, जर्सी गायें थी उनको तो बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन ये जो अपनी देसी गायें हैं इनकी चमड़ी मोटी होती है, ये गर्मी में भी सहन करती है और ठंड भी बर्दाश्त कर लेती है। एक्सट्रीम ठंड हो तो हम लोगों को यहाँ इनके लिए पर्दा डालना पड़ता है, अदरवाइज़ हमको कोई दरकार नहीं है। खान पान तो देखिए इन लोगों को जो हम देते हैं, गोडरेज का केटल फीड देते हैं, उसके बाद गेहूँ, जौ, चना, इन सबों की चूरी देते हैं, गेहूँ की भूसी चोकर देते हैं, हरा घास देते हैं। अभी वर्तमान में हरा घास की दिक्कत आ गई क्योंकि चारों तरफ दिल्ली में पानी पानी हो गया, सारे हरे घास डेड हो गए, तो अभी हरे घास की हमको दिक्कत हो गई है। गेहूँ का भूसा भी हम लोग स्टॉक कर लेते हैं 1 साल के लिए, तो वो भी हमको थोड़ा भूसा भी हम लोग दोपहर की गायों को खिलाते हैं। सबसे बढ़िया प्रजाति तो गिर है, लेकिन बाकी दूसरी प्रजातियां भी जो है वो कोई कम नहीं है। आप सिर्फ फ़र्क एक ही है कि गिर गाय को अगर आप 100 में 100 नंबर देंगे तो साहिवाल को आप 80 नंबर देंगे। जर्सी गाय का मिल्क तो जाहिर है, A2 मिल्क में जितनी गुणवत्ता है वो किसी दूसरे में हो ही नहीं सकती। आज आप इस गाय के मक्खन खाइए, घी खाइए, इनके घी जो हैं वो आप नाक में डालिए 2-2 ड्रॉप, आपको गारंटी बोल सकता हूँ साइनस की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, छींक आनी, किसी को खूब जैसे नाक से पानी गिरता है, छोटे बच्चों को नक्सीर छूटती है, इवन बुढ़ापे में जाकर के जो अल्जाइमर बीमारी हो जाती है, इन सब बीमारियों का एक ही इलाज है, प्योर गाय के घी की 2-2 बूंदें नाक में डालो और सो जाओ। ये जो देसी गायें जितनी भी हैं उन सबों का दूध A2 है। हमारे हिंदुस्तान में देसी गाय की प्रजाति जो है कम से कम 40-45 प्रजातियां हैं। हर जगह लोकल गायें हैं, उनका नाम अलग अलग नाम है वहाँ पे, लेकिन दूध सारी गायें देती है अच्छी। लेकिन उन सबों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है कि गिर गायें हैं, इसलिए हम लोग गिर गाय लेकर। देखिए गायों में रोग बीमारियाँ होती रहती है, इसके लिए हम लोगों ने, हमारे वेटनरी हैं ग्यारसी लाल जी, इनको रखा हुआ है, ये देख रेख करते हैं। कोई भी बीमारी की शुरुआत होती है उसी समय उसका निदान कर देते हैं, चाहे वो मेडिकल दवाई हो चाहे होम्योपैथिक हो, दे करके उन सारी गायों का इलाज हमारा हो जाता है। सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो सर्दियाँ स्टार्ट होने की वजह से जो ठंड करने वाला जो आता है, जो बंद करके गंवार बाजरा वो स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि देसी गाय की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा भी होती है,
लेकिन इसको सर्दी कम भी लगती है। लेकिन गंवार देने की वजह से क्या होगा, इसमें जो भी पेन होगा वो शो नहीं होगा। होलिस्टीन फ्रीजियन की देख रेख में देसी गाय का खाना बेटर होता है, क्योंकि होलिस्टीन फ्रीजियन को कैल्शियम है वो अदर्स देनी पड़ती है, जबकि देसी गाय को अदर्स कम देनी पड़ती है। गिर गाय का दूध सभी गायों में सबसे अच्छा माना जाता है। सुरेंद्र जी बताते हैं कि इसके दूध में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इस वजह से इसके दूध के साथ साथ घी की भी काफी मांग बनी रहती है। वहीं इनका पालन बेहद सरल है, क्योंकि ये गर्मी और ठंड दोनों को सहन करने की क्षमता रखती हैं। इस तरह देखा जाए तो गिर गाय पालन हर ओर से मुनाफे का सौदा है। कार्यक्रम गांव किसान में अब वक्त है पशुपालक कैलेंडर का। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। एफएमडी का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर पीपीआर का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। एचएस या बीकू की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को एसिडोसिस अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है, अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशुओं के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से। बने रहें हमारे साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए अब आपको मिलवाते हैं एक कामयाब किसान से। जैविक खेती हमारे भविष्य की मांग है और ऐसे में किसान अब जीरो बजट खेती का रुख करने लगे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही कामयाब किसान से जो जैविक खेती करके न सिर्फ अपनी बल्कि बाकी किसानों की भी तकदीर बदल रहे हैं। हरियाणा के कैथल जिला का एक छोटा सा गांव छौत, खेतों में फसलों को दुलार करते ये हैं किसान कुलदीप धारीवाल। यूं तो खेती किसानी के लगभग सारे साधन इनके पास हैं, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। संपन्नता के पीछे संघर्ष की कहानी होती है। 7 पीढ़ियों से किसानी कर भरण पोषण करने वाले इस परिवार ने हर तरह के संघर्ष का स्वाद चखा है। पहले इनका परिवार कृषि के छोटे से हिस्से और पशुपालन से ही अपना गुजर बसर किया करता था, लेकिन कुलदीप ने पीढ़ियों से चली आ रही इस परिपाटी को तोड़ा और खेतों को कामयाबी का रास्ता बनाने की ठानी। हमारे दादाजी और हमारे परदादाजी और हमारे पिताजी भी, वो भी पुश्तैनी खेती का काम है हमारा। हम पेशेवर 7 पीढ़ी से किसान हैं और मेरे पिताजी भी, वो भी एक साधारण फार्मर थे और मेरा एक साधारण फैमिली के अंदर जन्म हुआ था। हमारे पास 2 किले ज़मीन थी और जिसमें के साथ साथ हम खेती के साथ साथ मेरे पिताजी पशुपालन का काम भी करते थे और हम बड़े गरीबी के दौर से बड़े स्ट्रगल किया है। आज अगर आप ये देख रहे हो आलीशान बिल्डिंग, ये ट्रैक्टर, ये सब स्ट्रगल किया है हमारे माता पिताजियों ने, हमारे भाइयों ने, चाचा ने, पूरी फैमिली ने, हमने स्ट्रगल करके ये इस मुकाम तक पहुँचे हम लोग। जब हम 10 साल के थे तभी से हम खेत से सिर के ऊपर रोटे लेके आते थे, बरसीन के, ज्वार के। उस टाइम सबके पास सफिशिएंट साधन नहीं थे, गाड़ियाँ रेडियाँ नहीं थी और बैलों की भी कमी होती थी। एक दूसरे के साथ बिड़सी करके काम चलाते थे। तब से हम 10-11 साल की उम्र में हम खेत से अपना घास फूस लाने लग गए थे। स्कूल में हम सुबह जाते, जैसे सुबह स्कूल जाने से पहले भी हम एक बार बरसीन लेके आते थे और शाम को फिर एक बार लेके आते थे। 2 बार खेत में जाते थे और बीच में स्कूल में जाते थे। कुलदीप खेती को व्यावसायिक रूप देना चाहते थे। छोटे से जमीन के हिस्से में गुजर बसर करने वाला ये परिवार आज कई बीघा जमीन का मालिक है। कुलदीप जब छोटे थे तो स्कूल के साथ साथ खेतों में समय दिया करते थे। कम उत्पादन से उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। इनकी ज्यादातर जमीन में नमी अधिक होती थी, जिससे फसलों से बेहतर उत्पादन नहीं मिलता था। इसके लिए उन्होंने कृषि अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार से संपर्क किया। डॉक्टर विनोद ने कुलदीप को फसल अवशेषों से क्रॉप रिचार्जर बनाने की सलाह दी। ये एक प्रकार का घोल है जो फसलों में उर्वरक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इससे फसलों में रोग और कीट लगने की आशंका कम हो जाती है। जब इसका इस्तेमाल फसलों में किया गया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। इससे जैसे हम लिक्विड इसको हम प्रोसेस करेंगे, ऐसा लिक्विड तैयार होगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉप रिचार्जर। क्रॉप को ग्रोथ करता है। ये मिट्टी के एक मेन कंपोनेंट होता है सॉइल का, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा वो जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती है, वो कोई पैदावार नहीं दे सकती। जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन सही होगा वो हर फसल हो सकती है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी उस फसल के अंदर। जो भी उस खेत में फसल लगाओगे आप, तो ये मेन सोइल के मेन कंपोनेंट को बढ़ाएगा। अब फसलों में जरूरी पोषण तत्वों की कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से उत्पादन भी जोरदार मिला। इस तरह कुलदीप ने जैविक खेती को अपनाकर परिवार और पर्यावरण को संवारा है। खेतों में गोहाई से लेकर कटाई का सारा काम अपने हाथों से करने वाले कुलदीप आज सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का लाभ ले रहे हैं। आज गांव में बेहतर खेती के लिए कुलदीप धारीवाल को सभी जानते हैं। सर पहले तो यहाँ पर हमारे खेतों में नूनी थी, जो हरियाणवी भाषा में रेही बोलते हैं, रेही आ गई थी। नमी इतनी थी खेतों के अंदर कि ऊपर चौवा था, फसल नहीं होती थी, खाने के लिए ही बड़ी मुश्किल से पैदा अनाज होता था। फिर बीच में बड़ी अच्छी फसलें होने लगी, चना हुआ खूब। तो हमारे बुजुर्गों ने किया पैदा, हमने तो कभी चना आप देखा नहीं है। बुजुर्ग बताते हैं भी खूब चना होता था हमारे पिताजी और हमारे दादाजी। गांव के अंदर अव्वल तरीके की खेती करते हैं। जो मेरे भाई हैं वो चरण सिंह वही करते हैं, खेती का काम वही देखते हैं और इम्प्लीमेंट वही सब चलाते हैं और उन्हीं की देखरेख में ये खेती का काम हो रहा है। मेरा तो ये कहिए कि छोटा मोटा जो भी सुझाव होता है, कभी खेत में गया, कभी देख लिया,
और कोई साधन कोई नया आती है, नई कोई मशीन आती है, वो लेना, वो पहुंचाना, यहाँ तक मेरा यही काम होता है। जितने इम्प्लीमेंट, जितने ये CSC है हमारे गांव में, हमारे पास एक ही है। उनके इस मुकाम तक पहुंचने में परिवार के हर सदस्य ने सहयोग दिया है। उनके बड़े भाई खेती की सारी जिम्मेदारी संभालते हैं, वहीं कुलदीप फसलों के लिए बनने वाले जैविक चार्जर के उत्पादन में लगे रहते हैं। इस तरह समन्वय स्थापित कर परिवार ने खेती में एक नया रास्ता बनाया है। ये था आज का गांव किसान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।